हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल टीचिंग में। जैसा कि मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, तो क्या पढ़ाने जा रहा हूं? अम्ल और भस्म। तो आप देखिए कि अम्ल और भस्म किसे कहते हैं। तो साधारण सी बात है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करने के बाद अम्ल हाइड्रोजन गैस देगा, जबकि भस्म अम्ल को उदासीन करता है। तो कैसे करता है आप देख लीजिए। पहला तो यह है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह है जो स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है हाइड्रोजन से, वो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता। तो दूसरा बोलता है धातु से अभिक्रिया कर H2 देता है, अर्थात हाइड्रोजन गैस देता। तो कैसे आप साबित कीजिएगा कि अम्ल जो है वो धातु से भी क्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस देता है। तो आप अम्ल पहले ले लीजिए। मान लीजिए आप एसिटिक अम्ल ले लिए, CH3COOH। ये मेरा एसिटिक अम्ल है, इसे सिरका एसिटिक अम्ल या सिरका कहते हैं। आप एक धातु ले लीजिए Fe, ये मेरा फेरस धातु है। आप प्रतिक्रिया कराइए। तो प्रतिक्रिया में क्या होगा कि ये फेरस अपना स्थान यहाँ पे बना लेगा। तो फेरस अपना स्थान यहाँ पे बना लेगा, ठीक। तो ये फेरस आपको 2 मोल का एसिटिक अम्ल लेना है। तो यहाँ पे 2 मोल का, यहाँ पे CH3COO, इसका हो जाएगा होल 2 प्लस, नहीं होल 2 होगा प्लस Fe, क्योंकि यहाँ पे धातु हाइड्रोजन भागेगा तो धातु यहाँ जरूर आएगा, प्लस। अब क्या करेगा ये कि H2 गैस देगा, H2 गैस देगा। अब देख लीजिए इधर पे, यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये 2 मोल का CH3COOH, ये 2 मोल का यहाँ पे, यहाँ 2 मोल का है, लेकिन यहाँ पे H नहीं है। तो क्या यहाँ पे H नहीं है तो 2H यहाँ है, तो इसको यहाँ लाएंगे तो कोई फर्क वही होगा। तो देखिए ये और ये मिलकर बराबर हुआ। और आप फेरस, तो फेरस यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लिया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया। तो आप देख लिए कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता। तो बोलिएगा हम इसको नहीं मानेंगे। आप और एक उदाहरण लीजिए। तो आप ले लीजिए HCl, 2 मोल का HCl ले लीजिए। आप Zn से प्रतिक्रिया, Zn एक धातु है, तो आप Zn से प्रतिक्रिया करा दीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा ZnCl2 अब प्लस H2। देखें अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक। ये सब तो मेरा सामान्य रूप से अम्ल का परिभाषा हुआ। और भस्म हुआ है जो स्वाद में कड़वा होता, जैसा कि दूसरा था भस्म। तो भस्म वह है जो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है, कड़वा होता है। भस्म हुआ है जो स्वाद में कड़वा होता और अम्ल को उदासीन करके लवण और जल देता है। तो आप एक को भस्म ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं भस्म NaOH, इसको HCl से, ये भस्म है, ये अम्ल है। ये अम्ल को उदासीन करेगा भस्म। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या NaCl बन सकता है? क्यों नहीं NaCl बन, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों निकलेगा। उसी प्रकार ये निकलेगा तो प्लस में जल बनेगा H2। उसी प्रकार आप जितना अम्ल है
और जितना भस्म है सबको आप अम्ल और भस्म से प्रतिक्रिया कराइएगा तो हमेशा लवण और जल देगा। हाँ, लेकिन एक बात ये आपको याद रखना है कि अगर जो धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट होगा, जैसे आप ले लीजिए NaHCO3, तो यहाँ पे देखें Na ये धातु है, इसका कार्बोनेट है। तो धातु के कार्बोनेट और बायकार्बोनेट से अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर वो लवण और जल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो अभी तुरंत करवा देते हैं HCl। तो आप देखिए कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल गया। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या बच रहा है, H एगो यहाँ और H एगो यहाँ, तो H2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो CO2। तो आप देखिए कि धातु के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट से अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर लवण जल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन ये भस्म अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया कराने पर लवण और जल ही देता है। तो ये सब तो मेरा समान उदाहरण हो गया अम्ल और भस्म का, लेकिन हमें उस चीज पे ध्यान देना होगा आर्हेनियस बाबा क्या कहे थे। तो आर्हेनियस बाबा क्या कहे थे इसको मिटाते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं आर्हेनियस क्या बोले थे। आर्हेनियस यही बताए थे कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल वह है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, जबकि भस्म वह है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये अम्ल और परिभाषा, भस्म की परिभाषा। तो इस प्रकार आर्हेनियस साहब बताए थे कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है, जबकि भस्म वह है जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। तो आप आर्हेनियस का नियम को फॉलो कीजिए। तो देखिए क्या बोले थे, तो सर्वप्रथम अम्ल को जांच लेते हैं। तो अम्ल बहुत होते हैं, जैसे आप HCl ले लीजिए, HCl। सर्वप्रथम पहले अम्ल लिखिए यहाँ पे, अम्ल वह है जो जल में H+ आयन देता है। तो आप HCl ले लीजिएगा 2 मोल का, इसे जल में डालिएगा H2O में, तो ये H2+, सॉरी 2 मोल का यहाँ नहीं लेना, सिर्फ आयन को दर्शाना, यहाँ विक्रिया नहीं कराना। तो ये H+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, ये H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। उसी प्रकार और भी बहुत सारे अम्ल हैं, जैसे आप ले लीजिए अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे शुरू से कि ये हो गया मेरा NaCl, H+ और Cl में टूटा। उसी प्रकार आप ले लीजिए HNO3। तो HNO3 अगर जो आप लीजिएगा HNO3, तो ये हाइड्रोजन प्लस और NO3- में टूटे, H+ आयन दे रहा है। उसी प्रकार आप अगला ले लीजिए Na2SO4, ये भी एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे बैटरिक अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, SO4। इसे भी आप, ये Na2SO4, ये मेरा H2SO4 लिखा हुआ है, सॉरी H2SO4, तो ये भी मेरा 2 मोल का H+ देगा और सल्फाइड माइनस देगा। उसी प्रकार आप अगला और भी अम्ल ले लीजिएगा, जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अगर जो इसे आप H2O में डालिएगा तो CH3COO और प्लस हाइड्रोजन आयन देगा। तो अम्ल जितने भी है
वो सब जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस अर्थात H प्लस आयन प्रदान करता है। ये हम नहीं, ये आर्हेनियस साहब कह रहे हैं। और भस्म, अब भस्म क्या है, तो अम्ल को मिटाते हैं और भस्म के बारे में बताते हैं। तो अम्ल को हम मिटा दिए हैं, अब हम भस्म लेते हैं। भस्म, भस्म वह पदार्थ है, वह है जो जल में OH माइनस देता है। तो भस्म वह है जो जल में OH प्लस आयन, OH माइनस आयन देता है। तो आप भस्म लीजिए, जैसे NaOH, आप इसे जल में डालिएगा तो Na हो जाएगा और प्लस OH माइनस ये में टूट जाएगा। उसी प्रकार आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लीजिए, इसे भी जल में डालिएगा तो ये K प्लस OH माइनस ये भी OH देगा। क्योंकि ये भस्म है तो जल में OH देगा ही है, हर हाल में OH देगा। उसी प्रकार आप Na4OH लीजिएगा, इसे H2O जल में डालिएगा तो ये मेरा 4Na निकलेगा प्लस OH माइनस, यानी जो भस्म जितने भी है वह आपको जल में OH देगा ही। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये तो मेरा अम्ल और भस्म की परिभाषा हो गई आर्हेनियस द्वारा कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और भस्म वह है जो जल में घुलकर OH आयन देता है। और हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, तो उसे विद्युत अपघटय कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे अम्ल और भस्म पाए जाते हैं, जैसे NaCl, कुछ ऐसे अम्ल भस्म जैसे HCl, NaOH, KOH, H2SO4, ये सब अम्ल और भस्म जल में घुलेगा तो ये आयन देगा। अर्थात अगर जो इसे आप जल में घुलिएगा तो H प्लस आयन देगा और Cl माइनस। तो ये सब अम्ल और भस्म जल में घुलकर H प्लस आयन देता, जिसके कारण ये विद्युत, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ये विद्युत का अपघटय होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, ग्लूकोज C6H12O6, क्या ये जल में घुलता है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिया ग्लूकोज जल में घुलकर आयन नहीं देते, जिसके कारण इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। तो बोलिएगा कैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सर? तो सर्वप्रथम आप एक मग ले लीजिए, ये मेरा मग है, अब किसका विलयन आपको लेना है? इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, ग्रेफाइट का 2 छोटा खराब बैटरी से निकाल लीजिए ग्रेफाइट, ठीक। इसमें आप HCl का विलयन डाल दीजिए, विलयन डाल दिए, ठीक। एक ठो बैटरी का आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, ये एक बैटरी है, ठीक, ये बैटरी है। एक छोर इससे दे दीजिए, उससे नहीं होगा, एक छोर आप इससे दे दीजिए प्लस से, ठीक, और एक छोर आप इससे दे दीजिए, जिसमें कि यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दीजिए, और यहाँ पे एक कुंजी अर्थात स्विच लगा दीजिए। अब स्विच लगा दीजिए आप यहाँ पे। अब स्विच जब दाबिएगा तो ये विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसमें सिर्फ HCl का विलयन है, तो ये टूटकर इसमें H प्लस कैथोड पे चला जाएगा,
क्योंकि कैथोड पे ऋणात्मक होता है तो धनात्मक को आकर्षित करेगा और Cl माइनस एनोड पे चला जाएगा। तो इस विलयन में HCl का आयनित हो जाने के कारण ये विद्युत धारा इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में चलता है और जाकर यहाँ पहुँचता है और इधर से यहाँ पहुँचता है तो बल्ब जलने लगता है। तो ये साबित करके हमने बता दिया कि कोई अम्ल और भस्म जल में घुलता है तो आयनित होता है, आयन देता है तो वह विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। ये मेरा हो गया, ये मेरा हुआ। अब चलते हैं आगे कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं। तो कैसे अम्ल होते हैं? जो विषैले और तीव्रनाशक होते हैं। तो वो कौन सा अम्ल होता है विषैले और तीव्रनाशक? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे फिनोल कहते हैं, जैसे आपके नाली उली में कीड़ा हो जाता है तो फिनोल डालते हैं तो उसी का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो उसका प्रयोग करते हैं, वो विषैले और तीव्रनाशक होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। उसके अलावे H2SO4 को बैटरिक अम्ल के रूप में यूज किया जाता है और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये बहुत बड़ा विस्फोटक होता है नाइट्रिक अम्ल। लेकिन कुछ विषैले भस्म भी होते हैं। तो वो भस्म क्या होते हैं विषैले? तो कुछ विषैले भस्म होते हैं, जैसे आप ले लीजिए चूना जल, ये विषैले भस्म होते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये भी विषैले भस्म होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तीव्रनाशक भस्म होते हैं। आप जब भोजन करते हैं तो भोजन कभी कभी अत्यधिक मात्रा में कर लेते हैं, जिसके कारण आपकी पेट की अम्लता अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान घट बढ़ जाता है। 0.1 रहना चाहिए लेकिन उससे डिस्पिस हो जाता है, जिसके कारण आपके पेट में जलन होने लगता है। तो आप ले लेते हैं एंटासिड। एंटासिड पता है क्या चीज का बनता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 रहता है, यही रहता है एंटासिड में और इसी को आप प्रयोग करते हैं। तो ये प्रायः क्षारीय होता है और क्षारीय होता है और वो आपके पेट में अम्लता बढ़ता है। तो अम्लता से अभिक्रिया करके जब अम्ल और क्षार अर्थात भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? लवण बना उदासीन कर देगा। तो इसीलिए उदासीन हो जाने के कारण आपका पेट सही हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखें। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे कौन। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं जो हम यूज करते हैं। तो कैसे इसे हम जानेंगे? देखिए पदार्थ का नाम और उसमें उपस्थित अम्ल। तो संतरा या नींबू में खट्टापन होता है, आप जानते हैं। संतरा या नींबू में सिंटिक अम्ल होता है, सिंटिक अम्ल। सेब में आपका मौलिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलेटिक अम्ल होता है और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चाय में टेनिक अम्ल होता है। विटामिन सी में एस्कर्बिक अम्ल होता है और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। आप इसे झाँप दीजिए, आप इसे झाँप दीजिए। उसके बाद बताइए सेब में संतरा में क्या था? सिंटिक अम्ल। सेब में क्या था? मौलिक अम्ल। इमली में क्या था? टाइट्रिक अम्ल। सिरका में क्या था? एसिटिक अम्ल। दही में क्या था? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में क्या था? ऑक्जेलेटिक अम्ल। और अमाशय रस यानी मनुष्य के अमाशय रस स्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पित्ताशय या अमाशय। चाय में क्या था? टेनिक अम्ल था। विटामिन सी में क्या था? विटामिन सी में अस्कर्बिक अम्ल था। उसी प्रकार लाल चींटी में था फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये चैप्टर मेरा अम्ल और भस्म समाप्त होता है। इसके आगे हम पढ़ाएंगे कि विलयन का पीएच मान, किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे निकालेंगे, आगे साबित करके आपको बताएंगे।